अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जमात चहरम की माहौलियाती मुतालिया किताब से 3 असबाक़ के बारे में जानेंगे। पहला असबाक़ है ख़ानदानी निज़ाम तब्दीलियाँ, दूसरा मुख्तलिफ़ अक़साम के खेल और उसूल, तीसरा मुख्तलिफ़ अक़साम के जानवर। तो दोस्तों, ख़ानदानी निज़ाम तब्दीलियाँ में सबसे पहला सवाल ये निकल कर आता है कि पहला सवाल यहाँ पर देखें, माजी में ख़ानदान थे, या फिर ऐसे भी हो सकता है माजी में ख़ानदान हुआ करते थे। उसका जवाब यहाँ पर देखें, मुश्तरिका। दोस्तों, मुश्तरिका ख़ानदान उसे कहते हैं जिनमें माँ बाप, चाचा चाची, ताया ताई, दादा दादी और बच्चे होते हैं। इसको मुश्तरिका ख़ानदान कहते हैं, यानी जॉइंट फैमिली। दोस्तों, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, मौजूदा दौर में ख़ानदान है। तो दोस्तों, जवाब ये रहा, देखें, इनफरादी। दोस्तों, इनफरादी ख़ानदान से मुराद माँ बाप और बच्चे, इनको मिलाकर ही इनफरादी ख़ानदान कहा जाता है। दोस्तों, आप इसको भी याद रखें, ऐसा ख़ानदान जो माँ बाप और बच्चों पर ही मुश्तमिल होता है उसे क्या कहते हैं। सवाल ऐसे भी हो सकता है, तो हमारा जवाब देखें, इनफरादी, या फिर ऐसा जवाब में ये भी हो सकता है, यानी ऑप्शंस में वहाँ पर इनफरादी अगर वहाँ पर नहीं दिया गया है तो ऑप्शन में ये जवाब ज़रूर रहेगा, न्यूक्लियर ख़ानदान। अगर आपको ऑप्शन में इनफरादी दिया गया है तो इनफरादी को आप चॉइस करेंगे, अगर इनफरादी वहाँ पर नहीं दिया गया है तो न्यूक्लियर दिया जाएगा, आप न्यूक्लियर को चॉइस करना पड़ेगा, यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, पहले सबक से ये 2 ही अहम पॉइंट्स है जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। तो चलिए दूसरे सबक की जानिब बढ़ते हैं। दूसरा सबक देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के खेल के उसूल, या फिर मुख्तलिफ़ अक़साम के खेल उसूल। दोस्तों, इसमें से जो अहम पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे सवालात की शक्ल में, और जवाबात भी दिए जाएंगे। आप इसको अच्छे से जहन में रखें। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है, यहाँ पर देखें, कबड्डी के हर टीम में खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस जवाब से हर कोई वाकिफ़ ही होंगे कि कबड्डी के हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर जवाब देखें, कबड्डी के हर टीम में 7 खिलाड़ी मौजूद होते हैं। दोस्तों, दूसरा सवाल देखें, इस लाइन को छूने पर आउट करार दिया जाता है। दोस्तों, कबड्डी में वो कौन सी गेम है जिसको छूने पर आउट करार दिया जाता है। तो जवाब देखें, डेड लाइन, यानी जब कोई फील्डर इसको छूता है तो उसे आउट करार दिया जाता है। इसको अच्छे से जहन में रखें। उसके बाद तीसरा सवाल देखें, कबड्डी में इतने अंपायर होते हैं, यानी यहाँ पर अंपायर्स की तादाद पूछी गई है, ये भी हमें याद रखना होगा। कबड्डी में अंपायर की तादाद देखें, यहाँ पर कबड्डी में अंपायर की तादाद 2 होती हैं। उसके बाद चौथा सवाल देखें, सड़क पर जो सफ़ेद और सियाह पट्टियाँ होती है इसको कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के खेल और उसूल में हर चीज़ के उसूल होते हैं। इसी तरीके से बयान करते हुए यहाँ पर ट्रैफिक के कुछ उसूल बताए गए हैं, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी जोड़ दिया गया है कि सड़क पर जो सफ़ेद और सियाह पट्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, हमें जवाब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ज़ीब्रा क्रॉसिंग। आपने देखा होगा कि सिग्नल पर सफ़ेद और सियाह पट्टी यानी काली पट्टी होती है, उसको ज़ीब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। उसके बाद देखें, मेरी कौम का ताल्लुक़ इस खेल से है, यानी सबक में चंद ऐसे मायानाज यानी मशहूर खिलाड़ियों का ज़िक्र किया गया है जो मुख्तलिफ़ खेलों से इनका ताल्लुक़ है, और इन खिलाड़ियों ने हमारे मुल्क यानी हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। इससे सवालात पूछे जा सकते हैं। तो देखें, ये सवाल ये था कि मेरी कौम का ताल्लुक़ इस खेल से है, या फिर ऐसे भी हो सकता है मेरी कौम का ताल्लुक़ किस खेल से है। तो जवाब देखें, यहाँ पर बॉक्सिंग, यानी मेरी कौम का ताल्लुक़ बॉक्सिंग से है। सवाल ऐसे भी हो सकता है बॉक्सिंग का ताल्लुक़ इस खिलाड़ी से है, तो हमारा जवाब रहेगा मेरी कौम। उसके बाद अगला सवाल देखें, विश्वनाथ आनंद का ताल्लुक़ इस खेल से है,
दोस्तों वैसे तो विश्वनाथ आनंद को बहुत सारे लोग जानते हैं, वो किस खेल से ताल्लुक़ रखते हैं। चलिए जवाब भी जानते हैं। विश्वनाथ आनंद का जो ताल्लुक़ था इस गेम से था चेस। विश्वनाथ आनंद ऐसे एक माहिर खिलाड़ी हैं जो चेस में महारत रखते हैं। उसके बाद देखें दूसरा सवाल, साइना नेहवाल का ताल्लुक़ इस खेल से है। तो दोस्तों जवाब ये रहा आपके सामने, बैडमिंटन। साइना नेहवाल का ताल्लुक़ बैडमिंटन से है। उसके बाद सवाल देखें, सानिया मिर्ज़ा का ताल्लुक़ इस खेल से है। वैसे तो सानिया मिर्ज़ा को हर कोई जानता है कि सानिया मिर्ज़ा का ताल्लुक़ किस खेल से है। जवाब देखें, टेनिस। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, गगन नारंग का ताल्लुक़ इस खेल से है। दोस्तों जवाब देखें, गगन नारंग का ताल्लुक़ राइफल शूटिंग से है। अगला सवाल देखें, कर्णम मल्लेश्वरी का ताल्लुक़ इस खेल से है। दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी का जो ताल्लुक़ है उस खेल का नाम यहाँ पर देखें, वेट लिफ्टिंग। उसके बाद अगला सवाल देखें, कोनेरो हिम्पी का ताल्लुक़ इस खेल से है। उनका भी ताल्लुक़ चेस से था। दोस्तों ये बहुत ही अहम सवाल है जो कि टेट इम्तिहान में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों सवाल देखें, खेल के इख्तिताम पर खिलाड़ियों का एक दूसरे से मिलना क्या कहलाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई भी खेल के इख्तिताम के बाद एक टीम के खिलाड़ी दूसरी टीम के खिलाड़ियों से मुसाफा करते हैं, हाथ मिलाते हैं या फिर बगलगीर होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे हम जज्बा खैर सगाली कहते हैं। आंसर देखें, जज्बा खैर सगाली। इसी को हम इंग्लिश में कहेंगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ये आप अच्छे से जहन में रखें, बहुत ही अहम सवाल है और जवाब है, आप इसको अच्छे से याद रखें। खैर सगाली किसे कहते हैं, सवाल ऐसे भी हो सकता है। तो आपको वहाँ पर एक दूसरे से मिलना या फिर एक दूसरे को मुबारकबाद देना या फिर मुसाफा करना, बगलगीर होना, इन में से कोई भी आपको ऑप्शंस में मिल जाए तो आप उसको ही चुनेंगे, आप उसको ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों मुख्तलिफ़ अक़साम के खेल और उसूल में आखिर में बहुत ही अहम पॉइंट्स है, इसको भी आप याद रखें। हमारी क्रिकेट टीम ने इस साल आलमी कप जीता। दोस्तों जवाब में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि हमारी क्रिकेट टीम यानी इंडियन क्रिकेट टीम 2 मरतबा आलमी कप जीता है, यानी 2 मरतबा वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। लेकिन किताब में जिसका जिक्र किया गया है वो यहाँ पर आंसर देखें, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की क़ियादत में हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप जीता। और आपको बता दूं आपकी जनरल नॉलेज के लिए, 1983 में कपिल देव की क़ियादत में इंडियन क्रिकेट टीम ने पहली मरतबा आलमी कप जीता और दूसरा आलमी कप 2011 में जीता गया जो महेंद्र सिंह धोनी की क़ियादत में था। तो दोस्तों ये रहा हमारा जवाब। उसके बाद हम जानेंगे मुख्तलिफ़ अक़साम के खेल उसूल, सबक के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर। दोस्तों ये बहुत ही अहम सबक है, इसमें से सवालात पिछले टेट इम्तिहान में किए जा चुके हैं यानी 2017 के टेट में। तो दोस्तों अहम पॉइंट्स जो हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। तो देखें पहला यहाँ सर सवाल ये निकल कर आता है, मगरमच्छ या छिपकली के कान यहाँ होते हैं। तो हमारा जवाब रहेगा सर के ऊपर 2 सुराख। दोस्तों आपने देखा होगा कि मगरमच्छ और छिपकली को कान नज़र नहीं आते बल्कि सर के ऊपर 2 सुराख पाए जाते हैं जो उनके लिए सुनने में मदद देते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल देखें, परिंदों के कान यहाँ होते हैं। तो जवाब रहा ये आपके सामने, सर के दोनों जानिब बाल से ढके हुए। परिंदों के जो कान होते हैं सर के दोनों जानिब पाए जाते हैं और बाल से ढके हुए होते हैं। उसके बाद तीसरा सवाल देखें, सांप को कान नहीं होते, वो इसके ज़रिए आवाज़ को महसूस करता है। दोस्तों बहुत ही अहम पॉइंट्स है, आप इसको नोट करें।
सांप को कान नहीं होते, वो इसके ज़रिए आवाज़ को महसूस करता है। सांप जिल्द के ज़रिए आवाज़ को महसूस करता है, यानी सांप की जिल्द इर्तियाश के ज़रिए आवाज़ की शिनाख्त करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, जिन जानवरों के कान नज़र आते हैं उनके जिल्द पर बाल होते हैं और ये देते हैं। दोस्तों सवाल को समझें, जिन जानवरों के कान नज़र आते हैं और जिल्द पर बाल पाए जाते हैं, ऐसे जानवर क्या देते हैं? तो हमारा जवाब ये रहेगा और किताब में भी यही बतलाया गया है। जवाब देखें, ऐसे जानवर बच्चे देते हैं। उसके बाद देखें दूसरा सवाल, उसके बाद देखें, जिन जानवरों के कान नज़र नहीं आते हैं उनके जिल्द पर होते हैं और ये देते हैं। दोस्तों हमने पिछले सवाल में ये जाना था कि जिनके कान नज़र आते हैं और जिल्द पर बाल होते हैं, लेकिन इस सवाल में देखें, जिन जानवरों के कान नज़र नहीं आते और उनकी जिल्द पर होते हैं, ऐसे जानवर क्या देते हैं? तो हमारा जवाब रहेगा अंडे। उसके बाद देखें, जानवरों की इस खासियत के बिना हम कह सकते हैं कि वो किस तरह बच्चा पैदा करते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब ये रहा, कान और जिल्द की खासियत देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये किस तरह बच्चे पैदा करते हैं, यानी अंडे देते हैं या फिर बच्चे पैदा करते हैं। उसके बाद देखें दोस्तों, अंडे देने वाले जानवरों को कहते हैं। दोस्तों जो भी जानवर अंडे देते हैं उनको क्या कहते हैं? जवाब देखें, बैज़ा, यानी अंडे देने वाला जानवर। उसके बाद देखें, बच्चे देने वाले जानवरों को कहते हैं। बहुत ही अहम सवाल और जवाब है दोस्तों, ये रहा उसका जवाब, यानी बच्चे देने वाले जानवर को हम बच्चेज़ा कहते हैं। उसके बाद इस वीडियो का आखिरी सवाल और इस सबक का भी आखिरी सवाल ये रहा, ये जानवर जो बहुत सालों पहले मौजूद थे जो अब नहीं है। दोस्तों जवाब देखें, ये रहा डायनासोर। दोस्तों ये थे 3 असबाक़ और 3 असबाक़ के अहम नुकात। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत मुशक्क़त के साथ वीडियो बनती है। आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल मैं आपके सामने फिर 3 असबाक़ लेकर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त, फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दोस्तों अभी तक आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।